आपके सामने एक बार फिर हम हर बार समाज की अलग अलग पर्सनैलिटीज को आपके सामने लेके आते हैं। आज हम आपके सामने विनोद बंसल जी जो दीपाली के रहने वाले हैं और बहुत सी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के जनक भी कह सकते हैं इनको, और आप रोटरी क्लब से भी हैं। तो सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो थोड़ा सा विनोद जी अपने बारे में बताएं कि आपकी सामाजिक गतिविधि क्या है और किस किस क्लब से आप एसोसिएट हैं। सदैव बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने मुझे मौका दिया और जितना बड़ा कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मैं अपने बारे में बेसिक सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि मेरी पैदाइश दिल्ली की है। आई बॉर्न एंड दिल्ली जो है, और हमारे फादर जो थे वो बिल्कुल जैसे होता है कि मध्य स्तर की फैमिली से बिलोंग करते थे, और लेकिन आज जो कुछ भी है आज हम अपने माता पिता के कारण है। हमारी माता जी हैं और आज भी हमें उनकी सेवा मिलती रहती है। और जैसे जैसे हम बड़े हुए तो मेरी स्कूलिंग भी, मैं आपको क्या होता, मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से है। और आज जबकि बच्चे कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, और मेरी स्कूलिंग दिल्ली का स्कूल होता था नंबर 1 के नाम से, शक्तिनगर नंबर 1 होता था। तो उस स्कूल के अंदर ये समझिए कि टॉपर हमारी क्लास से था जी। हमारी क्लास से 5-6 मेरिट स्टूडेंट थे और बहुत डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इंजीनियर बने। आज उस स्कूल से बहुत अच्छी तक मतलब IPS IAS तक बनेगी, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अभी भी हमारे स्कूल की हमारी एक एसोसिएशन भी है, उसके अंदर जब मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मिलके। तो मेरे को लगता है कि आज गवर्नमेंट स्कूल भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। देन आई ज्वाइन CA और मैंने CA पास किया, और उसके बाद जैसे भी संस्थाओं के अंदर जो भी मौका मिलता है सेवा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं प्रोफेशनल आपकी रिव्यू, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या? हाँ जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी। मैंने 91 में चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री पास की थी जी। साथ साथ मैंने एक होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स, ICWA, तो उसकी भी मैंने 90 में डिग्री की थी जी। और साथ साथ मैंने MCOM करी थी। तो जैसे भी पता चला, अभी आपसे बात कर रहे थे हम, तो उसमें है कि आप रोटरी क्लब के साथ काफी एसोसिएट है। तो रोटरी क्लब क्या काम करता है और कैसे करता है, आपका एसोसिएशन कैसे है? हाँ जी, मैं बताऊंगा आपको। रोटरी क्लब जो है पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 NGO है जी। मतलब जितने मेंबर उसके अंदर है उतने मेंबर किसी भी NGO के अंदर नहीं है। लगभग 14 लाख मेंबर है जी इस टाइम रोटरी क्लब के NGO के अंदर, और इसका हेड ऑफिस USA के अंदर है। तो रोटरी क्लब का पर्पज ये होता है, चाहे रोटरी क्लब हो, चाहे रॉयल क्लब हो, चाहे कोई भी आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक ही पर्पज है, सेवा। तो मन में यदि आपका सेवा का भाव है, यदि आपको सपोज करो सेवा क्या है, सेवा क्या है कि उन लोगों की सेवा करना जिन लोगों के पास अपने पास कुछ नहीं है। सपोज करो हम किसी को मेडिकल हेल्प करते हैं, इसका मतलब वो सक्षम नहीं है जब भी हम उसकी मेडिकल हेल्प कर रहे हैं। तो रोटरी क्लब में हमारी कोशिश रहती है कि ब्लड डोनेशन कैंप के थ्रू लोगों की हेल्प करी जाए, कि जिससे जो ब्लड हम इकट्ठा करें वो उन लोगों दे सके जिससे उनको ब्लड की जरूरत हो। तो ऐसी चैरिटी की काफी एक्टिविटी रहती है। हमारे अपने हॉस्पिटल है, हमारे अपने स्कूल है, रोटरी वालों के अपने डेंटल के हैं जी, आइस के हैं, तो सभी टाइप की चीजें हम कोशिश करते हैं देने की। तो अभी जैसे उसमें ब्लड डोनेशन में आता है नॉर्मल कि बहुत सारी जगह लोग कहते हैं कि ब्लड ये लेते हैं उसके बाद पैसे दे के बेचते हैं, कुछ ऐसे क्या ये? हाँ जी, मैं उसके बारे में बता दूं। देखो क्या होता है, जब हम ब्लड किसी से कलेक्ट करते हैं तो नेचुरली ना तो हम उससे कुछ पे कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी कॉस्ट लगती है। नेचुरली हमारी बस आ रही है, हमारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स को तो देखो मैंने क्या बताया कि दिस इज NGO मतलब है कोई भी सिस्टम इसमें ऐसा नहीं है कहीं ऊपर से हमें फंड मिलना है। हमें तो पैसा आप ही लोगों से इकट्ठा करना है, आप ही लोगों में खर्च करना है। तो होता है कि जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं तो जो हमारा ब्लड बैंक है उसके अंदर ब्लड जाता है जी। तो जब ब्लड जाता है तो वो ब्लड में कई चीजें होती हैं, सिर्फ ब्लड में एक ही चीज होती है, प्लेटलेट अलग होते हैं, अलग टाइप का होता है, तो उसको क्लीनिंग करनी होती है। तो उसकी हमारी कॉस्ट होती है जिसको अराउंड 1000 रुपीज 800 to 1000 रुपीज पर यूनिट हमारी कॉस्ट पड़ती है। तो हमारी कोशिश रहती है हम वही कॉस्ट लेते हैं, ना कि हम उसको सेल करते हैं। तो मतलब आपके पास कोई भी अगर ब्लड लेने आता है तो उसको पुराना डोनर चेक करते हैं या आप किसी को दे सकते हैं? सर हम ब्लड लेते किसी से नहीं है, जो हमारे ब्लड बैंक है उसमें सिर्फ हम ब्लड देते हैं और उसके अंदर जो भी हमारी मिनिमम कॉस्ट होती है, जिसके अंदर जो हमने उसको फिल्टर करने वाला है वही कॉस्ट लेते हैं। 1000 से लेकर 200 उतनी कॉस्ट लेते हैं उसके अंदर। वो एग्री मतलब नहीं, कई बार लोग कहते हैं जैसे लाइफ ब्लड बैंक में या कहीं लोग कहते हैं, वो कहते हैं जी पुराना कोई कार्ड ला के और डोनर सर ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं। मतलब रोटरी में ऐसा हाँ नहीं है। जी, रोटरी लॉयस में सर ऐसा लॉयस में भी ऐसा लॉयस में भी ऐसा तो यानी कि लोगों की गलत धारणा है ये। हाँ जी, बिल्कुल गलत धारणा, कोई कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ आपको क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन हाँ, प्रिस्क्रिप्शन तो मस्ट है कि भाई आपको ब्लड चाहिए, हाँ किस जी, ब्लड ग्रुप का चाहिए, हाँ जी, तो बस उसके बाद उसका काम हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी। तो आपके इस टाइम दिल्ली में कहाँ कितने ब्लड सेंटर बने हैं जहाँ पे? देखिए जी, हमारा ना लॉयस का ब्लड सेंटर हमारे शालीमार बाग के अंदर लॉयस क्लब का है, सेंटर। और रोटरी का हमारे तुगलकाबाद है जी अपना जो वहाँ पे। दिल्ली में हमारे 2 हैं, रोटरी का एक है, इधर एक है। तो आपके साथ थैलेसीमिया पेशेंट भी काफी जुड़े होते होंगे जो रेगुलर यूज करते हैं, अगर तो उनकी आप कैसे रिक्वायरमेंट? हाँ जी, हाँ जी, जो थैलीसीमिया आपको पता हो, थैलीसीमिया एक डिजीज है जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज होती है, जो इसमें 2 टाइप की थैलीसीमिया होता है, एक होता है मेजर थैलीसीमिया, एक होता है माइनर थैलीसीमिया। तो जो हम स्कूलों में और कॉलेजेस में बच्चों को जाकर चेक करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इनको थैलीसीमिया की भी प्रॉब्लम है, सपोज करो हम टेस्ट चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लगता है थैलीसीमिया है कि नहीं। तो जब हम चेकअप करते हैं तो ये पता लगता है कि थैलीसीमिया पेशेंट है कि नहीं। जब हमें थैलीसीमिया पेशेंट है तो फिर उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है एवरी 15 डेज के अंदर, तो हम प्रोवाइड करते हैं और पूरी फैसिलिटी हमारे पास है उसकी। अच्छा, मतलब वो ऐसे पेशेंट को भी आप ट्रीट करते हैं? हम ट्रीट कर रहे हैं ऑलरेडी, हमारे फरीदाबाद के अंदर है जहाँ हम ट्रीट करते हैं, हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे, वहाँ जो थैलीसीमिया पेशेंट है उसको हम ट्रीट भी कर रहे हैं, और हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, हम कोई कॉस्ट नहीं लेते उसके लिए। इन सब के अलावा भी आप बहुत सारी एनजीओ से जुड़े हैं, तो कोई ऐसी एनजीओ जिसकी जो आपके ज्यादा दिल के करीब हो, ऐसी कौन सी संस्था है? देखो जी, मेरे को ऐसा लगता है जो भी संस्था है जिसमें आप सेवा कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि आप सेवा के लिए आपको किसी क्लब की रिक्वायरमेंट है, आपको जहां मन करे आप सेवा कर सकते हो, सोच करो। एक मैं आपको बताऊं, एक हमने धर्मशाला बना रखी है वृंदावन के अंदर। अब उसके अंदर क्या है कि धर्मशाला तो हमारा एक बार हो गया, उसके अलावा हमने नेचुरोपैथी सेंटर खोल रखा है जी, जिसमें हमारा जैसे सोच करो हमारे बेसमेंट के अंदर हमने, उसमें लगभग डेली हम 200-300 पेशेंट हम ट्रीट करते हैं। उसके अंदर नेचुरोपैथी की मेडिसिन देते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, जैसे जो मसाज होता है वो देते हैं, जो मशीन जितनी भी है वो सब लगा के वो भी सब, हाँ वो सब हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो भी हम सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं साथ साथ। तो बड़ा अच्छा लगता है देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि आज जिस आदमी को यदि सोच तो उसके पास पैसा नहीं है तो क्या करे, वो कहाँ जाए अपना इलाज कराने के लिए। देखिए यदि ये लॉयस क्लब, रोटरी क्लब है, इस टाइप संस्थाएं नहीं होंगी तो आदमी मर ही जाएगा, आप बताऊंगे शायद आपको पता है नहीं पता, इस टाइम हमारी कंट्री के अंदर डे बाय डे जो किडनी की प्रॉब्लम है आपकी, जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब आप ये देखिए कि जो डायलिसिस सेंटर है वो कम है, बहुत कम है, और किडनी पेशेंट डे बाय डे बढ़ते आ रहे हैं। अब उसके अंदर भी क्या आप ये देखिए, एक डायलिसिस कॉस्ट जो हॉस्पिटल वाले प्राइवेट वाले लेते हैं वो कम से 4 से 5 हजार रुपए लेते हैं, आप बताओगे। और वही हमारा जो है रोटरी क्लब जो डायलिसिस सेंटर है वो मुश्किल से 1200 रुपए के अंदर पूरे डायलिसिस कर देता है, आप बताओगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। और आप ये देखिए कि काफी लोग, कम से कम यदि आप डाटा देखोगे, कम से कम 50% जो पेशेंट है वो सिर्फ उनकी डेथ इसलिए हो जाती है कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, कि उनको डायलिसिस नहीं करवा पा रहे। क्यों नहीं करवा पा रहे? उनके पास पैसे नहीं है, या उनके पास पता है सोर्स नहीं है, उनके पास कॉस्ट है और सोर्स नहीं कहाँ से करवा रहे। तो ये सब चीजें होती है, आपको तो होगी। अच्छा, अभी जैसे भी आपसे बात हुई थी कि आप ये सेक्टर 22 वाला जो मार्गदर्शन रिसर्च हॉस्पिटल है इसके साथ भी एसोसिएटेड, तो ये किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? काफी देखिए जी, सेक्टर 22 में अभी हमारा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल हमारा 2015 में चालू हुआ था, और आज 8 साल हो गए चालू हुए। तो आपको ही पता है, कोई भी चीज जब बनती है तो शुरू में थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। 2-3 साल तो एस्टिमेशन में लग जाता है, लोगों को नई चीज में विश्वास नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, लोगों को यदि हम कहें जी आप चले जाओ, तो उन्हें लगता है वहाँ डॉक्टर अच्छे होंगे या नहीं होंगे जो। तो लेकिन आपने देखा कोरोना में हमारे जो हॉस्पिटल का हमारे उसमें बड़ा अच्छा काम किया, और ये समझिए कि वहाँ पे जो डेथ का रेशियो था बहुत कम था हमारे हॉस्पिटल में इन कंपेरिजन टू अदर, क्योंकि हमारा अपना प्लांट था, सबकी ये थी कहीं कोई दिक्कत नहीं आई हमें, जो है हमारा अपना जो जिसको कहते हैं जो लोग ऑक्सीजन वाला प्लांट था वो हमारा अपना प्लांट लगा हुआ था। यहाँ तक कि कई हॉस्पिटल ने हमसे ऑक्सीजन लिया, आप बताओगे कोरोना के लिए, तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक कि पंजाबी ऑपरेशन हॉस्पिटल उसको भी हमने प्रोवाइड टाइम में तो अब लेकिन है इस टाइम हमारा हॉस्पिटल बड़ा ही अच्छा चल रहा है। यहाँ तक कि जो ओपीडी है, ओपीडी में लगभग हमारे 300-400 पेशेंट हम डेली हमारा है। हमारा इस टाइम 100 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन हम उसको जल्दी 150 बेडेड हॉस्पिटल करने जा रहे हैं, और अभी भी हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल फुल चल रहा है इस टाइम भी। और वहाँ पे एक से एक हमारे सीमो से डॉक्टर वो है, वो अपना उसके हरियो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक में बड़े अच्छे डॉक्टर वो आए हुए, डॉक्टर अंशुल जैन है जो हार्ट के डॉक्टर है जी, वो आए हुए हैं जी। तो ये डॉक्टर है, तो बड़े अच्छे डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में आ गए, और हॉस्पिटल बहुत बड़े चल रहे हैं इस टाइम। तो जैसे आजकल जो थोड़ी सी पॉलिटिकल चीजें भी चल रही है,
और हर जगह पे नमो मोदी के नाम से भी चली चल रही। तो क्या हमारी जो गवर्नमेंट है, ये आपकी जो एनजीओ है जितनी भी आपने बताई, कि क्या कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन मिलता है कि इनसे को भी सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ऐसा है? देखो ऐसा होता है कि हमें ना इनफेक्ट इनसे हल्की पूजा जरूरत की नहीं पड़ती आप बताऊंगे, क्योंकि क्या होता है आज ये समझिए कि हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि लेने वालों की कमी है, देने वालों की कमी नहीं है। पैसे देने वालों की कमी नहीं है, पैसे लेने वाली कमी है। आप कोई भी कार्य करके तो देखो कि मैं कार्य कर रहा हूँ, लोग लाइन लगा पैसे देने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि उस चीज में हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि हमें गवर्नमेंट से पैसा मांगना पड़े। हमारे खुद का इतना पैसा स्पेयर रहता है कि हमें मतलब लोगों को कहते हैं हमारा पैसा हमें बताओ कि हमें करना क्या आपके लिए। तो हमें इस तरीके फंडिंग की तो कभी दोनों सरकारों से हाँ जी कभी जरूरत नहीं, और वैसे कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो हेल्प मिल ही जाती है, कोई जो सरकारी चीजें चाहिए जो लाइसेंसिंग है वो सब। तो वैसे अब आपका जैसे अभी आप दीपाली रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के भी आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप क्या देखते हैं कि एक जनरल सेक्रेटरी को किसी भी आरडब्ल्यू के लिए उसके अंदर क्या पोटेंशियल देखनी चाहिए और क्या लोगों को, क्योंकि हर आदमी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता और खासतौर से रेजिडेंट्स तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, तो आप उसमें क्या क्या इतने सालों में जो पिछले 10 साल में आपको क्या दिक्कतें आई और क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में फेस करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा पूछ के आपने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये मेरे दिल के करीब का क्वेश्चन है। देखिए लोग आरडब्ल्यू के क्या सोचते हैं कि आरडब्ल्यू जी ये तो खाने पिलाने की संस्था है, फंक्शन कर लेती है जी और कुछ नहीं करती जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा आरडब्ल्यू का काम है जो लोग दीपाली में रह रहे हैं, जो लोग हमारे इसके निवासी हैं, उनकी सुरक्षा। जिस तरह कहते हैं ना कि राजा राजा जी, राजा राज का मतलब क्या होता है, जब आपकी डोर खुले हो और आप आराम से चैन से सो रहे हो, उसको राजा राज बोलते हैं। तो हमारी दीपाली में वो राजा है, आप बताओगे। दीपाली हमारी एक रेक्टेंगुलर शेप की कॉलोनी है, आप बताऊंगे। इसमें टोटल मिला के हमारे 5 गेट है जी, 5 गेटों पे हमारे अलग अलग गार्ड परमानेंट रहते हैं जी। और ये आप समझिए कि आपको सुन के हैरानी होगी, पिछले 3 साल में हमारे यहाँ कोई भी चोरी नहीं हुई। इस बात के लिए हमारे डीसीपी ने हमें बुला के सर्टिफिकेट दिया कि यू आर द बेस्ट ओनली इन द एरिया। बहुत बहुत दीपाली यानी नो थेफ्ट केस, नो कोई गाड़ी या कोई केस नहीं, कोई थेफ्ट केस नहीं। तो सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। सेकंड होता है सफाई। आप ये समझिए कि दीपाली में जितने भी हमारे एमसीडी जो स्वीपर है वो तो काम करते हैं, उसके अलावा हमने 5 स्वीपर अपने पर्सनल रखे हुए। तो ये आप देखिए, लोग कहते हैं कि फ्रंट लेन, हमारी बैक लेन भी ऐसे लगते हैं बिल्कुल शीशे जैसे होते हैं बैक लेन हमारी। तो सबसे बड़ा हमारा ध्यान इन 2 चीजों में रहता है कि सफाई और सुरक्षा हमारा काम। उसके अलावा कोशिश रहती है कि हम बीच बीच में हेल्थ को लेकर हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करवाते रहते हैं, वो एक पार्ट होता रहता है। जितने फेस्टिवल होते हैं वो एक सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को क्या चाहिए अवार्ड। हाँ सबसे बड़ी बात है, हमने आज से 10 साल पहले एक हमने जो बच्चों ने 10th या 12th के अंदर जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उनको हम अवार्ड देते हैं जी। आप ये समझिए कि जब हमने 10 साल पहले शुरू करा तो सिर्फ 25 बच्चे थे हमारे, आगे बढ़ के 100 बच्चे हो गए। तो ये देखिए बच्चों की कितना मोटिवेशन आता है इस बात को सोच के कि इसका मतलब वो सोचता है कि यार यदि मेरे अच्छे नंबर आए तो मेरी फोटो लगी अखबारों के अंदर, वो सब देखेंगे, तो उसी बात को लेके उसके अंदर एक जज्बा आता है पढ़ाई करने का। तो ये सबसे अच्छी बात देखी मैंने। तो जैसे कि जो ये अक्सर कहा जाता है खासतौर से राजनीति में कि एक जेजे क्लस्टर में एक 20 गज के मकान में 20 लोग रहते हैं और जो भी पोस्ट कॉलोनीज होती है उनमें 200 गज की या 300-500 गज की कोठी में 4 लोग रहते हैं। तो वहां पर क्या राजनीतिक लोगों का कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता, उनका इंटरेस्ट नहीं होता उस कॉलोनी में वोट के चक्कर में या उनके काम कराने। तो आपको भी ऐसी चीज फेस करनी पड़ती है कि जो राजनीतिक लोग हैं उनके ज्यादा चक्कर काटने पड़ते, भाई काम करो हमारा ये। देखो ऐसा होता है, देखो हर कोई आदमी चाहे छोटी कॉलोनी से बड़ी कॉलोनी हो, हर कॉलोनी में राजनीतिक लोग होते हैं और हर लोग चाहते हैं कि कब से मेरा नाम जरूर लोगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमारी दीपाली कॉलोनी है जी, वो एकजुट है जी। आप बताऊंगे एकजुट का मतलब क्या होता है, आज सोच करो हमारे प्रधान ने कोई बात कह दी तो सामने वाले को लगता है इस बात की वैल्यू है। वो देखो क्या होता है, विचारों में फर्क हो सकता है, विचार तो कभी किसी के सेम नहीं हो सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, यदि मैंने कोई विचार रखा सामने वाले को अच्छा नहीं लगा या उसका विचार कोई आया तो हमें उसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला सही हो सकता है। तो हमारे यहाँ भी मनभेद मतभेद सब चीजें होती है, जो ऐसा नहीं होता जो है। लेकिन मैं कहूँ कि
मतलब आपके मतभेद होनी चाहिए, मनभेद नहीं होना मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मतभेद हो कोई दिक्कत नहीं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और अब मैं बताऊँ हमारी कॉलोनी के अंदर जिसको इलेक्शन ही होते हैं तो वो भी बड़े सद्भावना से होते हैं कि ठीक है इलेक्शन कराना एक अच्छी तरीके है, इलेक्शन थ्रू लोगों को मौका मिलता है अपनी बात को कहने का। तो मुझे लगता है मैं उसको गलत नहीं मानता इलेक्शन को, कई लोग कहते हैं गलत होते हैं, मैं इसको गलत इसलिए नहीं मानता कि एक मौका दिया गया कि सोच करो आज सोच करो उन्हें लगता है कि विनोद बंसल ने एक अच्छा काम नहीं किया, चेंज करिए, क्या दिक्कत वाली बात है, होता अगली बार हम ठीक करने की कोशिश करें। तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ, और बहुत बढ़िया मतलब यहाँ पे जो सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है, तो सब लोग मिट्टी हटते हैं। जैसे आप एक किसी इतनी बड़ी एनजीओ संस्था के आप महासचिव भी आरडब्ल्यू के, तो एक समस्या रहती है सीनियर सिटीजन की, तो उनके लिए आप क्या देखते हैं, कैसे ताकि उनकी केयर कैसे की जा सकती है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए किसी देखिए उसके लिए हमारी बात कर दी है, अभी तक हमने इम्प्लीमेंट करी है। उसके अंदर हम एक ना एम्बुलेंस हम कोशिश चल रही है हमारी, बात कर रही है, तो हम उसमें एक एम्बुलेंस अपनी दीपाली की रखेंगे और उसका एक जनरल एक नंबर रखेंगे, तो जिससे किसी कोई प्रॉब्लम किसी घर में, कई बार क्या होता है अचानक किसी घर में कोई प्रॉब्लम आगे बढ़े के लिए, अब घर में कोई अवेलेबल नहीं है इसको उस वक्त, तो कम से कम वो आसपास एक फोन को या किसी बटन दबा के भी पास से एम्बुलेंस आ जाएगी, उससे इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो उसके लिए भी हमने स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट हो नहीं पाया, तो इस टाइम छोटी छोटी फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अब क्या प्रॉब्लम क्या होते हैं इसमें घर में एक ही या दो लोग हैं, वहाँ प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम टाइप कर रहे हैं दो हॉस्पिटल से, और अपनी एम्बुलेंस की वजह सेक्टर 22 वालों से मेरी बात कर रही है, तो उसके लिए टाइप कर रहे हैं, तो उसकी जल्द से जल्द करेंगे। तो मेरा हिसाब तो है कि अगर उसको फोन से कनेक्ट ना करके तो सिर्फ एक पैनिक बटन से कनेक्ट करें। सर पैनिक बटन के लिए ऑलरेडी हमारा एक हमने बड़ा अलार्म लगा रखा है, ऑलरेडी अलार्म लगा हुआ हमारा, तो अभी हमारे सभी गेटों पर अलार्म है, किसी भी गेट पे ऐसी कोई हैपनिंग होती है, तो जैसे अभी मैं बताऊँ 5-6 साल पहले हुआ क्या कि हमारे यहाँ एक जैसे घर में जो नौकरानी होती है उसकी डेथ हो गई किसी कारण से, तो अब क्या हुआ, अब जो क्लस्टर लोग थे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, वो इतना पैनिक हो गया कि सब लोगों ने कॉलोनी में उसकी मारने की कोशिश करी, तो इमीडिएटली फिर हमें वाला बटन पुश करना पड़ा, इमीडिएटली सारे गेट क्लोज करने पड़े जिससे वो एंटर न कर पाए। तो है महत्व है, तो उसको आपकी बात है, इस बात को भी मैं रखूंगा, इस बात को भी अगली मीटिंग में और कोशिश करेंगे। तो मतलब ये क्योंकि उस पैनिक बटन अगर हर घर में होगा, हाँ जी, तो उससे वो एकदम इमीडिएट वो, क्योंकि जैसे भी बात होती है आजकल सब लोग बुजुर्ग लोग घर में इक्का दुक्का रह जाता है, बच्चे सब इधर उधर जा रहे हैं, वो फोन मिलाएगा इतनी देर में उसको वो बटन हमेशा उसके पास हो कि भाई आपको एकदम बस सिर्फ बटन दबाना, कुछ नहीं करना, सब ये मेरा मतलब मेरा एक है कि हम आप इतना बड़ा काम करें तो एक अंदर होना चाहिए। तो ऐसे भविष्य प्लान आप क्या देखते हैं सब चीजों के बाद, लास्ट में अगर पूछूं तो एक फ्यूचर प्लान आपका क्या है, क्योंकि बहुत सी एनजीओ के साथ आप काम कर चुके, बहुत सी एनजीओ के लिए काम कर चुके और शायद बड़े बड़े काम भी आपने किए हैं जो अब सोशल भी काफी नाम है, फिर भी एक मन में एक ड्रीम होता है कि भाई मेरे को ये काम करने के बाद फाइनल संतुष्टि मिल जाए, तो वो ड्रीम वर्क कभी क्या है? देखो जी मेरी उम्र लगभग 58 साल हो गई है जो है, और अब तो ये लगता है कि जो चीजें मेरे हाथ में है, जैसे मैंने बताया धर्मशाला का कार्य है और हॉस्पिटल का कार्य है, और जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ सेवा करने की। अभी हमारा रोटरी का ड्राइविंग चल रहा है, तो उसके अंदर भी हम 10 बेड लगाने जा रहे हैं, तो हम वहां भी मेरा है कि थोड़ा टाइम मैं वहां भी दे सकूँ मतलब, और जितनी चीजें हाथ में उसको करने बहुत बड़ी बात है, आप तो नई चीज करना बड़ा मुश्किल है, तो कोशिश है कि जो चीजें मेरे हाथ में उसको कंटिन्यू रखें। तो एक सवाल और कर लेते हैं आपने कि जब इतने आप सोशल वर्किंग करते हैं तो नेचुरली की फैमिली में और आपके बिजनेस प्रॉब्लम में भी आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो उसको आप फिर कैसे टैकल कर लेते हैं? फैमिली प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती होंगी और होती थी, मतलब अब थोड़ी कम हो गई टाइम के हिसाब से। अब मेरी 2 डॉटर है, मेरी एक बड़ी डॉटर मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और छोटी साइकोलॉजी में एमफिल कर रही है, उसकी शादी भी कर रही है बड़ी डॉटर की, तो अपने घर में सेट है, तो बच्चों के जब बच्चा सेट हो जाता है तो पेरेंट्स की थोड़ी चिंता कम हो जाती है। छोटी बिटिया है वो भी साइकोलॉजी कर रही है, बाहर से रायपुर से कर रही है, लगभग ये लगता है 2 या 3 साल में उसकी भी मैरिज हो जाएगी, तो थोड़ा सा आदमी फ्री करता है, मतलब फ्री तो जिंदगी भर नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे, और मेरी वाइफ भी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के अंदर कर रही है, तो वो भी अपने काम में बहुत बिजी रहती है, तो वो भी मुझे कम डिस्टर्ब करती है, ये बेनिफिट है, तो इसलिए मैंने वो सब चीजें सोची करी है कि जिससे लाइफ के अंदर आप जो करना मनो कर सको जो है, तो इसलिए ऐसा नहीं लगता है कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, सब चीजें सेट है बिल्कुल। तो ये हमारे बीच में थे विनोद बंसल जी, जिन्होंने अपनी बातों को सभी को बड़े अच्छे से विभाग के रखा, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।